हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन बताए थे। व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, कैसे होता है, रेट प्रोसेस को चलाता है। बहुत स्लो प्रोसेस नहीं होना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट प्रोसेस के लिए टाइम इंटरवल था कि जिसका टाइम इंटरवल न बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम, मॉडरेट। और टाइम इंटरवल बहुत कम हो फास्ट रिएक्शन, टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा हो तो स्लो रिएक्शन, ये था। अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में दो आपको पढ़ना है, एक एवरेज रेट पढ़ना है, दूसरा इंस्टेंटेनियस पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में दो पढ़ना है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में बोले कि इंस्टेंटेनियस रेट कम है, जबकि एनसीईआरटी जब आप स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ही सेकेंड थर्ड पेज पे दिया हो इंस्टेंटेनियस। वो सब प्रॉब्लम भी बनाना बतलाएंगे कि कैसे बनेगा। और ज़्यादा एवरेज है आपको पढ़ना, तो एवरेज रेट पहला लिखे एवरेज रेट ए में, अब बी में हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कब, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में बोलना है व्हेन टाइम इंटरवल इज लार्ज, जब डेल्टा टी बड़ा हो एवरेज रेट, और जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट टाइम इंटरवल बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा होना चाहिए। इसमें दो केस आता है, एक रिएक्टेंट के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए। आप बच्चे जानते हैं, मैं कोई रिएक्शन लिखूं A + B गिव्स C + D, मैं ये रिएक्शन लिखा तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में भी स्टडी करते हैं, किए हैं। समय के साथ रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, जिसको आप लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेट करते हैं। तो मैं ये दो केस लिया हूँ, केस फर्स्ट फॉर रिएक्टेंट, केस सेकंड फॉर प्रोडक्ट। तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि समय के साथ रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो ये ग्राफ देखिए, ये कॉन्सेंट्रेशन है, इस एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन है और इस एक्सिस पर टाइम है। कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे तब ये रेट, प्रेशर को टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे रेट। इस एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन है, इस एक्सिस पर टाइम है। यहाँ पर देखो मैक्सिमम है, जब टाइम 0 तो कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, किसका, रिएक्टेंट का। जब आप टाइम 0 कर रहे हो तो सपोज करो कि 1 मोल ये है तो 0 0 ना। जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं, जब टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम। अब जैसे जैसे टाइम पास करेगा, आफ्टर पासिंग सम टाइम्स concentration of reactant decreases and concentration of product increases। concentration reactant का घटेगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा। तो ये ग्राफ क्या दिखला रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा रिएक्टेंट घटेगा। ये ग्राफ दिखला रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये टाइम 0 पर है, तो इस ग्राफ को पहले समझिए। तो जब टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम, जैसे जैसे समय इधर जा रहा है टाइम बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। इनिशियल टाइम ले लिए हैं, इनिशियल, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C1 है। फाइनल टाइम T फाइनल, तो कॉन्सेंट्रेशन फाइनल ये है, घट रहा है।
फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू निगेटिव, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है फाइनल से। क्यों निगेटिव आया? क्योंकि इस ग्राफ में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऊपर है, ज़्यादा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो निगेटिव आया। पिछले वीडियो में रेट के बारे में लिखे थे, रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम फाइनल इनिशियल। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा सी इसी को लिख दिए, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर निगेटिव साइन क्यों आ गया? क्योंकि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कम है, इनिशियल का ज़्यादा, निगेटिव है। रेट इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, निगेटिव साइन शोज दैट कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। निगेटिव साइन दिखलाता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है विथ टाइम, घटेगा ही। तो माइनस क्यों है? ये माइनस साइन क्या मैसेज दे रहा है, क्या सूचना आपको दे रहा है? क्यों निगाह लगाए हुए इधर माइनस? माइनस साइन आपको ये मैसेज दे रहा है, ये सूचना दे रहा है कि समय के साथ रिएक्टेंट घट रहा है। रेट पॉजिटिव ऑलवेज, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है विथ टाइम, रेट में यहाँ निगेटिव आ रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस निगेटिव साइन से आप यही समझ देंगे कि इस कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है रिएक्टेंट का। रेट किसी भी इक्वेशन का, केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी इक्वेशन का रेट निगेटिव नहीं होगा। आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी निगेटिव होता है, किसी को बोलिएगा कि -20 मीटर पर सेकंड से हम चल रहे हैं, वेलोसिटी स्पीड निगेटिव नहीं होता है, वो फिल्म को छोड़ के। रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव से रेट यहाँ पर यही बतला रहा है निगेटिव साइन कि वो कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। आप रेट जब भी बोलोगे तो रेट ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी रिएक्शन का रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। निगेटिव साइन सिर्फ ये बतलाता है, ये सूचना हमको देता है, ये मैसेज देता है कि समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। डेल्टा टी अपॉन रेट बराबर माइनस डेल्टा सी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसी को किसी ने प्रेशर में लिखा, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। वही हो जाएगा प्रेशर में भी, फाइनल प्रेशर ये हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर ये। तो नेगेटिव साइन। प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो जब जीरो था टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी जीरो है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जीरो। जब टाइम जीरो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जीरो, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। T1 टाइम, T इनिशियल टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन CI है इनिशियल, थोड़ा और टाइम बढ़ा, देखिए इस एक्सिस पर टाइम बढ़ रहा है, यहाँ भी देखिए टाइम बढ़ रहा है, ये बड़ा है इससे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, इससे ये बड़ा टाइम है। ये जो गैप दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड टाइम इंटरवल, और ये जो है ना, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है T1 टाइम पर, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है फाइनल टाइम पर। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि फाइनल ये ग्राफ तो समझ में आता है ना कि ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ये बड़ा ये छोटा, तो रेट यहाँ पे आ जाएगा। और अगेन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। रेट ये प्रेशर में भी लेंगे, यहाँ पर फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। पॉजिटिव साइन शोज दैट कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव साइन यहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है यहाँ, तो ये पॉजिटिव साइन क्या बतलाता है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है,
निगेटिव साइन क्या दिखला रहा है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, रेट निगेटिव नहीं होता है। जब भी रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो आपको साइन पॉजिटिव ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ, किसी का स्पीड, किसी का वेलोसिटी, किसी का रेट निगेटिव नहीं होता है। बस निगेटिव साइन आपको दिखलाता है कि हम समय के साथ घट रहे हैं, पॉजिटिव साइन दिखलाता है समय के साथ हम बढ़ रहे हैं। इसका ये टाइम इंटरवल है और ये कॉन्सेंट्रेशन का है, डेल्टा सी ये है, इसका डेल्टा सी ये है। तो एवरेज रेट है, इस पे ही बहुत सारा सवाल है। एनसीईआरटी आप उल्टेंगे तो इन टेक्स्ट का सवाल ही यहीं से शुरू है कि इतना समय में कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से यहाँ चला गया, रेट बताओ। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा उसको इनिशियल से घटाएंगे, टाइम इंटरवल दिया रहता है। निगेटिव साइन आ गया तो उससे क्या समझिएगा, क्या बोलिएगा, रेट निगेटिव है? नहीं, उसको पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि रेट कभी भी निगेटिव होता ही नहीं है, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव साइन क्या बतलाता है कि समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, पॉजिटिव साइन बताता है समय के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। प्रेशर में लिखेंगे तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। तो प्रेशर में लिखो या कॉन्सेंट्रेशन में लिखो, बात वही होगा। रिएक्टेंट में निगेटिव साइन देंगे, प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन देंगे। निगेटिव साइन बतलाएगा कि समय के साथ हम घट रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, पॉजिटिव साइन बतलाएगा कि समय के साथ हम बढ़ रहे हैं। अब इसमें दूसरा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बी। अच्छा, एवरेज तो लिख दिए। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इंस्टेंटेनियस। तो इसमें लिखेंगे कि व्हेन टाइम इंटरवल इज स्मॉल, डेल्टा टी छोटा होना चाहिए। जब टाइम इंटरवल छोटा होगा तो इंस्टेंटेनियस, और टाइम इंटरवल बड़ा होगा तो इसमें भी लेते हैं केस फर्स्ट फॉर रिएक्टेंट यहाँ भी सेम होगा। इस एक्सिस पर टाइम ले रहा हूँ, इस एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ। अब जो यहाँ पर इस तरह का लिखेंगे ग्राफ ऐसे, तो इसमें तो टाइम इंटरवल बहुत कम है, ज़्यादा लेंगे नहीं। तो इस तरह जब इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो आपको एक स्लोप ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, स्लोप, क्योंकि टाइम इंटरवल डेल्टा टी यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जाता है, डेल्टा टी बहुत छोटा है। इससे पहले वाले में एवरेज में क्या था, टाइम इंटरवल ज़्यादा, यहाँ पर देखिए टाइम इंटरवल कम है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट का जो भी लिखेंगे तो आपको एक पॉइंट का निकालना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पॉइंट का, इस पॉइंट का रेट निकालेंगे तो फिर वही बात लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू वही हो जाएगा माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। प्रेशर में यदि दिया रहेगा तो ये माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दोनों में फर्क है। यहाँ पर रेट निकालने के लिए आपको स्लोप का मदद लेना पड़ता है, स्लोप। और स्लोप की जगह पर यहाँ पर जानते हैं टेन थीटा लेते हैं, तो स्लोप और स्लोप आपको रेट दे देगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम रिएक्टेंट के लिए लिखिएगा तो निगेटिव साइन दीजिएगा। इंस्टेंटेनियस रेट में क्या फ़र्क आ गया, इंस्टेंटेनियस रेट में आप टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेते हैं, तो किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस पॉइंट पर आप स्लोप ले लो, टेन थीटा ले लो, देगा आपको। इस तरह का सवाल एनसीईआरटी में भी है, मैं भी करवाऊंगा कि कैसे स्लोप लेके उस इंस्टेंट मतलब उस क्षण का, उसी क्षण का ले लेना है आपको। तो इसमें स्लोप ले लीजिए, स्लोप ही रेट होता है, टेन थीटा ले लीजिए। फॉर प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, केस सेकंड में फॉर प्रोडक्ट
अगेन इस एक्सिस पर टाइम, इस पे कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर भी एकदम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है हमें, किसी पॉइंट का ले लेना। इस पॉइंट का हमने ले लिया, इस पॉइंट का हमने रेट, किसी पॉइंट, जिस पॉइंट का रेट निकाला वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, वो देगा आपको कि इस पॉइंट का निकालिए। तो यहाँ भी रेट बराबर वही हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, रेट इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ भी टेन थीटा का मदद लेना पड़ता है, मतलब स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। स्लोप यहाँ भी टेन थीटा का फंक्शन देगा। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट में ही फ़र्क है। इंस्टेंटेनियस रेट में आपको जिस जगह का निकालना है वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, स्लोप ले लीजिए, और जो स्लोप मिलेगा वही रेट मिलेगा, देता है ग्राफ। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए आपको सवाल में ग्राफ देगा, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल सॉल्व करके उस तरह का ग्राफ एक दो मैं भी सवाल करवा दूंगा कि कैसे समझेंगे इंस्टेंटेनियस है, कैसे ग्राफ लेंगे। तो उस पॉइंट का हमें निकालना है। एवरेज में कोई चक्कर, कोई मामला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 2 टाइम इंटरवल रहेगा, 2 कॉन्सेंट्रेशन चेंज रहेगा या प्रेशर चेंज रहेगा। कभी कभी सवाल में लिखता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन x था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन y हो गया है इन 10 सेकेंड, व्हाट विल बी रेट, तो y माइनस एक्स अपॉन जितना टाइम दिया हुआ है, ये एवरेज हो गया। इंस्टेंटेनियस में सो नहीं, वो आपको उसी पॉइंट का निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देगा, निकाल देंगे। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में 2, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। क्या फ़र्क है दोनों में? तो फ़र्क यही है कि एवरेज रेट में टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है, इंस्टेंटेनियस रेट में टाइम इंटरवल कम होता है। कल मैं इस पर और भी बोला था कि आपसे पूछे सवाल यही कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कब बराबर होगा। कल मैं इंट्रोडक्शन में बोल रहा था। तो व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन एवरेज रेट बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। या इसी को ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहाँ सी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ एक्स कॉन्सेंट्रेशन है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो व्हेन इंस्टेंटेनियस रेट बिकम्स एवरेज रेट, या एवरेज रेट कब इंस्टेंटेनियस के बराबर होगा? तो जब टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत टेंड्स टू 0। रेट ऑफ इक्वलाइजेशन, या उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वलाइज करना है, इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ इक्वलाइजेशन, ये जो रेट ऑफ इक्वलाइजेशन है, इसे सवाल अभी भी नीट में आता है, जो भी एग्जामिनेशन आप देते हैं +2 लेवल का, उस सब में आता है, मेन में आता है, सभी जगह रेट ऑफ इक्वलाइजेशन से। कैसे लिखा? इक्वलाइजेशन का मतलब ये बराबर करना, किससे किसको बराबर करना है? रेट ऑफ रिएक्टेंट को रेट ऑफ प्रोडक्ट से बराबर करना है, या रेट ऑफ प्रोडक्ट को रेट ऑफ रिएक्टेंट से बराबर करना है। पहले लिखा कैसे जाता है सो देखिए। ये एक इक्वेशन है, ए स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। यह एक रिएक्शन कंसीडर कर लिए हैं, मान लिए हैं। अब ये जो रिएक्शन है, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इसको बोलते हैं स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल, जो आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट या मोल। स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी। कैसे लिखा जाता है रेट? सो देखिए, रेट लिखने का तरीका है कि जो भी स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे भाग देना है आपको, और ये डी का मतलब है चेंज है, कैपिटल डी लीजिए, स्मॉल डी लीजिए, कोई फर्क नहीं लिखने का, कैपिटल डी
यहाँ पर डेल्टा भी ले सकते हैं आप, कैपिटल डेल्टा भी, स्मॉल डेल्टा भी। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो उससे भाग दीजिए। सब जगह देखिए भाग लगा है, सब जगह। ये रेट ऑफ इक्वलाइजेशन में और रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन दीजिए और प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन दीजिए। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव पे बोला हूँ पिछले एग्जाम्पल में कि रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन आप इसलिए देते हैं क्योंकि समय के साथ वो घटता है, प्रोडक्ट में आप पॉजिटिव साइन इसीलिए देते हैं क्योंकि समय के साथ वो बढ़ता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। ये रेट है, रेट ए का है, ये रेट बी का है, रेट सी का है, रेट डी का है, सबको बराबर कर दिए हैं, ये बराबर है सब। अब कैसे पढ़ते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, गायब होना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी। रेट क्यों पढ़ रहे हैं? रेट इसलिए पढ़ रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ये डिसअपियरेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव साइन है, समय के साथ गायब हो रहा है। रेट नेगेटिव नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन गायब हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी। पॉजिटिव साइन है रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी। ये पॉजिटिव साइन दिखलाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन, नेगेटिव साइन दिखलाता है रेट ऑफ ये डिसअपियरेंस दिखलाता है, अपीयरेंस ये फॉर्मेशन दिखलाता है, ये डिकम्पोजिशन। तो रेट लॉ कैसे लिखना चाहिए? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दीजिए। देखिए किधर लिए हैं, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, भाग दिए। ये रिएक्टेंट है तो साइन नेगेटिव लिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 चेंज लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है तो 4 से भाग देना है। अब बराबर का साइन देना है क्योंकि बिकॉज इक्वलाइजेशन है, सबको बराबर कर रहे हैं। 4 से क्यों भाग दे रहे हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है। 1 से भाग लगाए क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। अब ये निगेटिव साइन है तो इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। रेट तो बोलना ही है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है। आगे देखिए, इसी को मैं लिखता हूँ, पहले यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। कहाँ से लिखे, कैसे लिखे, सो देखिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं इसको समझा रहा हूँ। इस पे आपके सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे लिखना चाहिए सो देखिए, माइनस हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt इक्वल्स टू 1/4 NO2 अपॉन dt। सभी बराबर है, मुझे इस दोनों में रिलेशन लेना है तो इसको इधर यदि मैं शिफ्ट करूं तो माइनस साइन क्या बतला रहा है हमें कि समय के साथ हम गायब हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। इधर हाफ ऐसे, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इतना को रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इस पूरे को पढ़ेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। इसको पढ़ेंगे, इतना को पढ़ेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो दोनों में क्या रिलेशन है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हाफ है ना, हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। या इसी को यदि मैं इस तरह से लिखता, इस 2 को इधर लाता, तो इसी को लैंग्वेज में इस तरह से भी देगा। वो देखना है आपको कि क्या ऑप्शन में दे रखा है, क्या पूछ रहा है हमसे। ऐसे तो अब इसको कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
NO2 is 2 times than rate of decomposition, डिकम्पोजिशन बोलिए या डिसअपियरेंस बोलिए, डिसअपियरेंस बोलिए या डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ये दोनों सेम चीज़ है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ये है क्योंकि निगेटिव साइन है, और ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कितने का, यहाँ चल रहा है मल्टीप्लिकेशन हाफ का। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। या इसी को इक्वेशन ऐसे बदल दिया, मैंने 2 इधर ला के रखा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2 टाइम्स, क्योंकि ये है आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो इस तरह का सवाल आगे मैं करवाता हूँ। सवाल रहता है कि ये कितना से कितना टाइम्स है, रिलेशन क्या है, तो ये देखना है हमें। तो रेट ऑफ इक्वलाइजेशन कैसे लिखना है हमें, मैं 1-2 और लिख के दिखलाता हूँ। क्या करना है हमें, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग देना है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये गायब हो रहा है, डिसअपियर है। यहाँ तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, तो -1/3 y माइनस गायब हो रहा है, 3 क्यों, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। H2/dt इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा, प्लस तो लिखना नहीं चाहिए, वो तो रहता ही है। हाफ से यहाँ भी भाग देना है, रिएक्टेंट में निगेटिव लगाना है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव। तो रेट ऑफ इक्वलाइजेशन इसको बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुझे पूछे कि रिलेशन बताओ, इसमें एक सवाल है, मैं रिलेशन बिटवीन, किसी के बीच में पूछे रिलेशन बिटवीन N2 एंड अमोनिया, इसके बीच में हमको रिलेशन लाना है। बिल्कुल आसान है, जिसके बीच में बोले उसका इक्वेशन लिखिए और बोल दीजिए। इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो इसको लिखेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस, जो टर्म आपको लिखना है लिखिए। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 इज कितना है, ये है पूरा रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये मल्टीप्लाई जो भी है उसको लिखना है, इज हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 इज हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये हमारा रेट है, ये हमारा, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो आपको लिखना पड़ेगा कि ये रेट है, ये रेट है, इस तरह से। इसी में पूछता है कि रिलेशन बिटवीन N2 एंड H2, तो वो भी बता देते हैं। जो रिलेशन पूछेगा वो भी बता देंगे। तो रिलेशन बिटवीन H2 एंड N2, अब हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो 1/3 H2/dt, तो इसको जैसे पढ़िए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 इज 1/3 टाइम्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2। अब दोनों डिकम्पोजिशन ही बोलना है, या किसी बंदे ने इसको इस तरह से बोला, किसी बच्चे ने इसको 3 को इधर ले आया, वो मैथमेटिकली आप ये सब इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2
रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, इसलिए डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं, निगेटिव साइन है, H2 इज 3 टाइम्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2। तो कहीं भी रिलेशन देगा तो बता देंगे, प्रोडक्ट से बोले तो फॉर्मेशन, रिएक्टेंट से बोले तो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के जगह पे डिसअपीयरेंस भी लगा सकते हैं, फॉर्मेशन के जगह अपीयरेंस भी। डिसअपीयरेंस मतलब गायब होना, तो रिएक्टेंट तो गायब होता ही है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये रिलेशन आप इस्टेब्लिश कर देंगे, रेट का रिलेशन है ये, और किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और रेट का रिलेशन, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ इक्वलाइजेशन। इस पर सवाल सब भी है, काफ़ी है, वो करवाता हूँ। पहले एक और इसमें देखिए, एक छोटा सा और है रिलेशन करना। N2O5 गिव्स NO2 प्लस O2, बैलेंस कर लेना चाहिए, हेल्प मिलता है, 8 2 10 सब बैलेंस है। ये रिएक्शन दिया है, तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ पर लिख सकते हैं SC 2 है, 4 है, 1 है। SC मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, या इसी को मोल बोलते हैं। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका 4 है, इसका 1 है, ये हम जानते हैं। इसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। मैं इसका जो रेट लिखूँगा सो देखिए, -12 SC मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt इक्वल्स टू +1/4। इसको थोड़ा ना, इसमें कॉन्सेप्ट और एक ऐड करना है, इसीलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, रिएक्टेंट है तो निगेटिव, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव, ये तो अभी लिखे ही थे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह का चीज लिखेगा, रेट तो रेट सभी है। अब इस रेट को इस तरह से लिखेगा, माइनस, मैं इसको ना K के टर्म में लिखता हूं फिर से, इसका हमें रेट कांस्टेंट K1 दिया हुआ, इसका रेट कांस्टेंट K2, इसका K3। कल भी बताए थे ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट बोलिए, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलिए, रेट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, वैलो। यदि हमें नहीं कुछ दिया है तो इस तरह से रेट का रिलेशन ला देंगे। यदि रेट कांस्टेंट में सवाल पूछता है, जो कि पूछा हुआ है, बिल्कुल आसान होता है। आपको सभी का रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, इसका सबका दिया रहेगा, बोलेगा रिलेशन बताओ, बिल्कुल आसान है। 1/2 K1 मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे देना है रेट कांस्टेंट में। अब बराबर का साइन देना है, रेट कांस्टेंट में निगेटिव पॉजिटिव नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। K3 K2 K1 सब लिख देंगे। K2 में क्या हो जाएगा 4, K3 में क्या हो जाएगा 1, ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल आसान है। यदि हमें रेट कांस्टेंट दे दे तो कुछ करेंगे ही नहीं, बस सबका लिख देंगे ऐसे। अब इसको रिलेशन एस्टैब्लिश, इसी इक्वेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ऐसा कब लिखना है, जब रेट कांस्टेंट दिया रहे, सवाल में दिया रहेगा K1 K2 K3 रेट कांस्टेंट है, रिलेशन बताओ। तो क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे देना है सभी रेट कांस्टेंट में, और सभी रेट कांस्टेंट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे देना है, और उसके बाद लाना है। अब इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, मैं सभी जगह 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। दिस इज आंसर, यही पूछता है, यही आंसर है। तो आप मैथमेटिकली देखिएगा, इस दोनों में है, इस दोनों में किस में क्या रिलेशन है। तो रेट कांस्टेंट में देते तो कोई ज़्यादा परेशानी ही नहीं। परेशानी तब होता है जब आप किस में निकालते हैं, रेट ऑफ इक्वलाइजेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन में। रेट कांस्टेंट में कोई परेशानी नहीं है, वो सब बराबर है। रेट कांस्टेंट दे तो सबको पॉजिटिव कर देना है। अब इसी को रेट कांस्टेंट हो लिख देना है, तो आपको इसमें किसी भी तरह का चीज़ दे, रिलेशन पूछे आप लिख दीजिए।
कि इसका ये है, इसका ये है, इसका इस तरह से होता है, इसका इस तरह से होता है, इसका इस तरह से होता है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस N2O5 जो अभी लिखे थे, dt इक्वल्स टू K1 N2O5। अभी मैं ऑर्डर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसका ऑर्डर भी होता है। अभी ऑर्डर 1 मान के चल रहा हूँ। क्यों मान के चल रहा हूँ बताएंगे आगे। या इसको इस तरह से भी लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, ये रेट लॉ है ना, रेट लॉ कल बताए थे। रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट लॉ कल बताए थे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। रेट प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, जिस कांस्टेंट को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, या स्पीड। तो इस तरह हो गया। प्लस देखिए मैं इस तरह ये लिख रहा हूँ ना, क्योंकि सवाल में ये सब देखिए आपको ट्रैप करता है। ये कुछ भी लिख दे, बोले ऐसे है, सबका पावर 1 है। अभी हम ऑर्डर पे बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिख दे। अब बोले रिलेशन बताइए, बस आपको फंसा रहा है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। आपसे बोला इसका रिलेशन बताओ K1 K2। आप ये दिया रहेगा, आप इस समय जाना भी नहीं, आप इसको इस तरह से कर लेंगे कि K1/2 K3/4 और K2/4। और सबको अभी देखे थे हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिए थे 4 से, तो 2K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू 4K3, यही आ जाएगा। इस तरह से बोलेगा K1 K2 K3 में बताइए, यही रिलेशन आएगा। तो ये है रेट ऑफ इक्वलाइजेशन। अब इस पे कुछ सवाल मैं करवा देता हूँ, इस पे कुछ सवाल सब जो है वो देखिए, 1-2 सवाल मैं करवा देता हूँ ताकि इससे आपको बने सवाल सब। 2 इस पे प्रॉब्लम बेस्ड है, अभी जो पढ़े हैं रेट ऑफ इक्वलाइजेशन उस पे। एक लिखे और बी। फर्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2। दूसरा निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो पूरे रिएक्शन का होता है रेट। गिवन दैट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। H2 का डिसअपियरेंस दिया हुआ है, ये 3 बात लाना है इस रिएक्शन के लिए। फिर दूसरा सवाल है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 लाना है ग्राम पर लीटर पर सेकेंड में। उसमें नहीं कुछ लिखा हुआ है तो मोल पर लीटर पर सेकेंड लाएंगे, और जब लिख दे ग्राम पर लीटर पर सेकेंड तो इसमें सतर्क हो जाना है, इसीलिए मैं लिखा हूँ, अलर्ट हो जाना है। ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज 12 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे? ये रिएक्शन दोनों के लिए है, दिस रिएक्शन इज गिवन फॉर बोथ। कैसे बनाएंगे? ये बहुत ही एलिमेंट्री, बहुत ही बेसिक सवाल है। ये सब एलिमेंट्री सवाल कहलाता है, फंडामेंटल कहलाता है, बेसिक। कैसे बनाएंगे? तो रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। रेट ऑफ इक्वलाइजेशन, जो बच्चे फर्स्ट टाइम 12th स्टार्टिंग बच्चे हो, फर्स्ट टाइम, उन लोगों को पहले चाहिए ये बार बार लिखना, ये रेट ऑफ इक्वलाइजेशन, तब सवाल अटैम्प्ट लिया। और जो बच्चे बना लिए और 2-4 सवाल इस पे, उनके लिए तो फिर जो पूछे वहीं से स्टार्ट कर दो। ये अभी हम लोग लिखे हैं पिछले एग्जाम्पल में, रेट ऑफ इक्वलाइजेशन। अब कैसे बनाएंगे इसमें? तो हमें गिवन है, गिवन दैट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2। यहाँ भी अलर्ट रहना है। देखिए माइनस के साथ इसमें जाओ या ना जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनस क्या बताता है। देखिए किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया, ये दिया हुआ है 6 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ऐसे यदि आप लिखते हैं तो ये गलत है, इस पर ध्यान रखना है बच्चे। ये पूरे के बराबर नहीं है,
ये इसके बराबर है, इसके बराबर है 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये सही है वो गलत क्यों? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग रहता है। ये दिया हुआ है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 दिया हुआ है, तो इतना टर्म को क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 कितना दिया हुआ है? 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब मैं इसके जगह पे ये रखूँगा तो ये आ जाएगा हमारा, इसके जगह पे ये रखूँगा तो ये आ जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गड़बड़ी क्या करना है, कहाँ करते हैं, ये पूरे की जगह ये नहीं है, इतने की जगह ये है, माइनस डी H2 अपॉन dt के जगह पे ये रखेंगे। तो इसी से मैं पहला जो सवाल है हमारा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 बराबर कर देते हैं। बराबर करने का मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस, समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, -1/3। इसके जगह पर कितना दे रखा है? 6, तो ये हमारा आ जाएगा। तो हमारा जो आ गया रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2, ये हमारा आ गया -1/3 इंटू 6। माइनस साइन तो ये बतलाता है कि समय के साथ घट रहा है, तो ये आ गया आपका -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड। या आप इसको दोनों माइनस को कैंसिल करके भी ये आ गया। सेकेंड में देखिए इस दोनों से रिलेशन कर देते हैं, तो हाफ NH3 अपॉन dt इक्वल्स टू -1/3। इसके जगह पर मालूम है निगेटिव पॉजिटिव साइन से मत जाना, मैं इतना बार बोल चुका हूँ, निगेटिव पॉजिटिव साइन दिखलाता है कि कौन बन रहा है और कौन गायब हो रहा है। ये तो ये आ जाएगा 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव लिख दिया। निगेटिव पॉजिटिव से नहीं मतलब है, क्या पड़ेगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 इज 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। -2 मोल नहीं पढ़ना चाहिए, 2 मोल। और थर्ड में था रेट, तो रेट आप जो लिखेंगे अभी रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको बात समझ लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन में सब आ जाएगा -N2/dt। किसी एक से आप रेट ऑफ रिएक्शन बोल दीजिए, किसी एक से, या N2 से बोल दीजिए, या H2 से बोल दीजिए, या अमोनिया से बोल दीजिए, किसी के जगह पर रख दीजिए वैल्यू। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके जगह पर रखेंगे, कितना है? 2। इसके जगह पर रखेंगे 6, तो 2 आ जाएगा। इसके जगह 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्यों 2 मोल 2 क्यों लिखे? इसके जगह पर क्या लिख देंगे? 2 है, माइनस साइन तो दिखलाता है घट रहा है। इसके जगह पर 6 रखेंगे, 2 से लगेगा, भाग होगा। इसके जगह पर 4 रखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक से बोल दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन पूरे का होता है। तो ये इस तरह का आप सवाल बना लेंगे। दूसरा जो सवाल है वो दे रखा है ग्राम पर लीटर, ग्राम में। तो जब भी सवाल ग्राम में दे तो उसको पहले हमें मोल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसे जो लिखते हैं हम, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको मोल में पहले चेंज करेंगे। ये जो रेट दे रखा है हम लोग को, निगेटिव साइन है, ये 12 ग्राम ले लेता हूँ, 12 ग्राम पर लीटर इंटू सेकेंड। ग्राम है, इसको यदि मैं मोल में चेंज करूँगा तो मोलर मास से भाग लगेगा। तो 6 मोल, 2 से भाग दे दिया हूँ, 12/2 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। 2 कहाँ से लाए? फार्मूला मास H2 का। तो 6 आ गया हमारा, 6 मोल। इसका मिल गया, आप सब में पुट कर देंगे। यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, फर्स्ट में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन
इसके जगह कितना रख देना हमें 6, और 6 लिख के ये आ गया कितना हमारा 2, निगेटिव साइन हम छोड़ देते हैं, 2 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। इस सवाल में हमको मोल पर लीटर में आंसर नहीं पूछ रहा है, ग्राम में, तो मोल को ग्राम में चेंज करना हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू का मोलर मास 28 होता है, इतना ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। देखिए कन्वर्ट करके पहले मोल पर लीटर में ले आना है, सवाल दिया रहेगा ग्राम में, उसको मोल पर लीटर में लाना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन में लिखते हैं मोल पर लीटर न कि ग्राम पर लीटर। इसी तरह सब का बना देंगे तीनों, एक तो मैं बना दिया, दूसरा भी उसी तरह बन जाएगा, पहले हम निकाल लेंगे फिर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम पर लीटर में। तो अब हमारा निकालना है फॉर्मेशन ऑफ N2, तो इधर तो हाफ भी है हमारा, ये सब बात कहाँ से लिख रहे हैं, रेट ऑफ इक्वलाइजेशन से, -1/3 H2/dt -2/3 I इंटू 6, तो ये इधर आ गया 4, 6 इधर से लाया हूँ, ये जो दिया हुआ है, तो 4 क्या मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, आंसर चाहिए हमें ग्राम में। मोलर मास अमोनिया का होता है 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर विल बी ग्राम, 4 इंटू 17 ग्राम पर लीटर इंटू सेकेंड। तो ध्यान ये रखना है कि पहले ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दो, अब फिर रेट ले आओ, क्योंकि रेट पे कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं मोल पर लीटर, अब फिर उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर दो, ध्यान रखना इसको। दूसरा थर्ड में पूछ रहा है रेट, तो रेट हमेशा, रेट ऑलवेज होना चाहिए मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, हमेशा, ये ग्राम में होता नहीं है, रेट हमेशा होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो किसी एक से निकाल लीजिए, H2 का कितना है 6 दिया हुआ है, यदि मैं इसके जगह 6 रखूँगा, इसके जगह मैं 6 रखूँ, 3 से डिवाइड करूँ तो 2, इसके जगह कितना आया मुझे मोल पर लीटर 4, 2 आ जाएगा, इसके जगह तो मुझे 2 आया ही था, इधर निकाले थे हम लोग ये 2, तो रेट किसी से बोल देंगे मोल पर लीटर में, तो 2 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। रेट कभी भी ग्राम पर लीटर में नहीं होता है, मोल पर लीटर। ये 2 किधर से लाए, अभी लिखे थे इसे ये वाले में कि रेट बराबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप किसी से लिख सकते हैं, रेट -1/3, ये रेट ऑफ इक्वलाइजेशन है, तो किसी के भी जगह पे रख दीजिए, वैल्यू आपको आंसर आ जाएगा। रेट कभी भी आप ग्राम पर लीटर यहाँ पर रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 2, यहाँ पर 6 रखेंगे, ये 6 किसके लिए है, अभी बोले थे ना कि 6 कैसे लिखना है, कोई 1/3 I इंटू ये 6 नहीं है, 6 इसके जगह पर होगा, तो 2 से भाग। तो इस तरह का सवाल रहता है रेट ऑफ इक्वलाइजेशन से। बनाएंगे NCERT में भी सवाल सब है, NCERT में जो रेट ऑफ इक्वलाइजेशन से सवाल है वो ऑर्डर से रिलेट किया हुआ है, और ऑर्डर से जब रिलेट करता है तो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो बता देता हूँ, फिर ऑर्डर से कितना डिकम्पोजिशन, कितना फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ इक्वलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है, नीट में भी आता है, मेन में आ रहा है, बोर्ड में भी आएगा। रेट ऑफ इक्वलाइजेशन पे लिखना आसान है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दे दीजिए, रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन लगा देना, प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन। नेगेटिव साइन बतलाता है कि हम घट रहे हैं, पॉजिटिव साइन बतलाता है हम बढ़ रहे हैं। तो ये रेट ऑफ इक्वलाइजेशन लिखने का तरीका, इस पे सवाल है। ऑर्डर, इससे पहले रेट ऑफ इक्वलाइजेशन देखिए, अब ऑर्डर पावर प्रोवाइडेड इन रेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, पावर जो प्रोवाइड करते हैं रेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, रेट बताए थे, रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ, तो रेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड
It is given for whole reaction. Order may be positive, negative, zero and fractional. Order cannot be provided by complete balanced chemical equation. ये सब समझाते हैं. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसको मोल बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड ऑर्डर आर डिफरेंट थिंग. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑर्डर अलग अलग चीज़ है. द सम ऑफ पावर्स, सम जोड़, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द reactions in the rate law expression is called the order of that chemical reaction. Order पावर जो प्रोवाइड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में उसी को कहते हैं. कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो पावर प्रोवाइड करते हैं उसको ऑर्डर कहते हैं. ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, थ्योरी से नहीं लिखा जाता है. कोई बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है, इसको समझना है. कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप ऑर्डर नहीं बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है. ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है और उस ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए आपको 4 मेथड पढ़ना है आगे. फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर देयर आर 4 मेथड्स. ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग चीज़ होता है. मोल कभी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ऑर्डर डिटरमाइन नहीं होता है. ऑर्डर कुछ भी होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, फ्रैक्शनल, कुछ भी. लेकिन ओवरऑल ऑर्डर जनरली देखिएगा, जनरली बोल रहे हैं 100 में 99 या तो पॉजिटिव मिलेगा या जीरो मिलेगा, नेगेटिव मिलता है कम. ओवरऑल ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का जनरली 100 में 99 या तो पॉजिटिव या जीरो. तो ये जो चीज़ लिखे हैं इसको समझिए. इतना चीज़ प्रोडक्ट P, यह एक प्रोसेस हुआ. प्रोसेस क्या हुआ? 2A + B मिलके P बना. P मतलब प्रोडक्ट. पिछले वीडियो में, पिछले एग्जाम्पल सब में बताए थे कि रेट लॉ कैसे लिखना चाहिए. रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन फंडामेंटल पोस्टुलेट होता है, चैप्टर विशेषांक होता है, जिसमें रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स. तो इधर P लिख दिया प्रोडक्ट, क्योंकि इधर से मतलब है नहीं, मतलब इधर से है. यह एक कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. इसका रेट लॉ लिखते हैं. तो रेट लॉ इस तरह से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है. किसी बच्चे ने इसको 2 किया, यहाँ पर 1 है, ये किया. फिर यहाँ पर क्या किया, रेट प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लाएगा ही लाएगा 2. ये लिखा है इससे, ये गलत है. यही बात बोल रहे हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये जब लिखे हैं ये बैलेंस्ड माना ही जाता है. जब भी आप रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए. जैसे आप ये लिखे हैं, पिछला जो एग्जांपल बताया, इसका आप रेट लॉ नहीं लिख सकते हैं. किसी ने इसको ऐसे लिखा तो ये गलत है. बैलेंस्ड होना चाहिए. ये सब छोटा छोटा बात होता है, आप उसको याद रखिए तो आपको सवाल बनने में. इस तरह किसी ने लिखा ये गलत है, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है. बैलेंस्ड के लिए आपको करना पड़ता है, इधर 3 लेते हैं, इधर 2NH3. इसका लिखेंगे ये सही है. ये क्यों नहीं, देखिए इधर 2 नाइट्रोजन, इधर 1 नाइट्रोजन. लेकिन ऐसे जो अभी आप लिखे थे, मैं जो रिपीट कर रहा हूँ, तो ये कहने का मतलब है रेट कभी भी लिखते हैं ना तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही होता है वो. तब ये सही है ना जो अभी लिखे हैं. तो इस बात को यहाँ समझाना है. तो ये लिखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या किए हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर दे दिए हैं. एक ये जो एग्जाम्पल लिए हैं ये कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. रेट लॉ लिख दिए. रेट लॉ लिखने में क्या किए, पावर प्रोवाइड कर दिए 2 और 1, गलत है. यही बोले हैं कि रेट
रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसका पावर x, इसका पावर y। ए का पावर x माने बी का पावर y, पावर प्रोवाइडेड इन कॉन्सेंट्रेशन रेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अभी जो लिखे हैं पावर प्रोवाइडेड इन रेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, पावर प्रोवाइडेड इन रेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड ऑर्डर। तो ए का पावर x है, बी का पावर y प्रोवाइड किए हैं, ये एक्सपेरिमेंटली होता है, x y हमें लाना है, आगे इस पे सवाल सभी रहेगा, फाइंड आउट x एंड y। ये दोनों में फ़र्क है, ये जो लिखे हैं वो बैलेंस इक्वेशन से लिखे हैं, गलत। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रेट नहीं लिख सकते हैं। आप रेट जब भी लिखें, पावर जब भी देंगे तो एक्सपेरिमेंटली, पावर नहीं देना है, रेट लो तो लिख सकते हैं लेकिन पावर नहीं देना, पावर हमेशा तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ए क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं लिख देता हूँ पूरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए इज एक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to y with respect to b is y। a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है x, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है y। ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। इस पर भी सवाल सब रहता है कि ओवरऑल ऑर्डर बताइए, तो ओवरऑल ऑर्डर आपको जोड़ देना है। तो यही बात अभी हम लोग लिखे हैं कि पावर प्रोवाइडेड इन रेट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, ये रेट लॉ जो लिखते हैं उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर नहीं करेंगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 2 है लेकिन यहाँ ऑर्डर x है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट थिंग है। ऑर्डर आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, वो किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं देते हैं, कैन अलग अलग दोनों चीज़ है। ये ऑर्डर पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा, फ्रैक्शनल होगा, कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये कुछ भी होगा, हो सकता है कि फ्रैक्शन ही आ जाए सब जोड़ के। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 है लेकिन ऑर्डर क्या है x, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ऑर्डर क्या है y। तो ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों अलग अलग चीज़ है। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप ऑर्डर डिटरमाइन नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों अलग चीज़ है। और जब भी आप रेट लॉ लिखते हैं तो वहाँ पर ये बात फिक्स्ड रहता है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये बात हुआ। अब इसमें मैं कुछ बात ऐड कर रहा हूँ। आपको सवाल में देता है, सवाल मिलेगा a प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है और यहाँ पे एक टर्म लिख देगा आपको सिंगल स्टेप, कंडीशन हो गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलेगा, ये लिख दिया सिंगल स्टेप रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई रिएक्शन दे दे, अब बोले दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ना, वैसा रिएक्शन जो एक ही बार में हो जाए, जिसका इंटरमीडिएट नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट बना दे, सिंगल स्टेप। हजारों हजार रिएक्शन का स्टडी किया जाता है ना, थाउजेंड, तो एक आध कोई रिएक्शन मिलता है सिंगल स्टेप। क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं? 99.99% जो रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप नहीं होता, वो मल्टी स्टेप होता है। 99.99% सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप होता ही नहीं है, रेयर है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, रेयर है। लेकिन हमें कंडीशन क्या बोल दी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब एक ही स्टेप में। जिस भी सवाल में लिखा रहे सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री, तो उस रिएक्शन में आप रेट लॉ लिखेंगे और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप
पावर में प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ये सही होगा कब? फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो देखिए यदि ये सब टर्म लिखा रहे सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही पावर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से बोलते हैं फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बिकम्स पावर becomes order of reaction. For single step reaction or elementary reaction, stoichiometric coefficient becomes order of reaction. सिंगल स्टेप रिएक्शन होता ही नहीं है, रेयर है। आपको दे दे तो आप भी क्या करेंगे, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे। और नहीं लिखा हुआ है ये तो आप इस तरह नहीं करेंगे, जो कि 99.99% में यही होता है। हजारों हजार रिएक्शन स्टडी किया जाता है तो एक आध मिलता है सिंगल स्टेप रिएक्शन एलिमेंट्री। ये बात से क्लियर होंगे, ये भी होगा लेकिन कब? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन बोले या सिंगल स्टेप, जबकि रिएक्शन जनरली मोस्टली मल्टी स्टेप होता है। इंटरमीडिएट आएगा ही, स्लो फास्ट आएगा ही, सब आएगा बीच में। लेकिन ये बोल दिया एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री बोल दिया है तो हम बोलेंगे ठीक है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर। तो यदि इस तरह है तो क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B1, तो बोलेंगे। तो ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज पावर प्रोवाइडेड इन रेट कॉन्सेंट्रेशन। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, थ्योरेटिकली नहीं। ऑर्डर पूरे रिएक्शन के लिए दिया जाता है, इट इज़ गिवन फॉर होल रिएक्शन। अभी आप जोड़े हैं ना हम लोग कि x + y, ऑर्डर में बी पॉजिटिव, में बी निगेटिव, में बी जीरो, में बी फ्रैक्शन। ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों अलग चीज़ें हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए आपको मेथड पढ़ना पड़ेगा, और मेथड उसमें 4 है। 4 मेथड आपको पढ़ाएंगे ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए।